प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी लोग सामान्य हिंदी के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न ऐसे होंगे जो राज्य एवं केंद्र की सिविल एवं एक दूसरी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, शिक्षक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, टेट सीटेट आदि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अर्थात जो भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जिन परीक्षाओं में सामान्य हिंदी का पेपर आता है, उन सभी परीक्षाओं में जो टॉप के 20 क्वेश्चंस हैं जो कि अधिकांशतः पूछे जाते हैं सामान्य हिंदी प्रश्न पत्र के अंतर्गत, उन प्रश्नों को लेकर के आए हैं आपके लिए आज की इस क्लास में, इस वीडियो के अंतर्गत। क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न संख्या 1। भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अधिकांशतः पूछा जाता है। आपके विकल्प है सप्तम, अष्टम, नवम या दशम, अर्थात 7वें, 8वें, 9वें या 10वें। तो आप अपने आंसर्स को मार्क भी कर सकते हैं, अपना उत्तर भी दे सकते हैं। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इज बी ऑप्शन, दैट इज अष्टम, अर्थात भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न है, निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ बताइए। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। ऑप्शन से विकल्प है कंजूसी करना, सीमित साधनों से काम चलाना, छोटे होकर बड़ा काम करना या सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं। तो चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, इस कहावत का क्या अर्थ है? राइट ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन, दैट इज सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, इस कहावत का अर्थ है कि सीमित साधनों से या कमजोर आधार से बड़े काम नहीं किए जा सकते। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3। इनमें से कौन सी रचना अवधि में नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, कि कौन सी रचना अवधि में नहीं है? विकल्प है आपके पद्मावत, मधुमालती, कवितावली, हंस जवाहिर। ये 4 जो रचनाएं आपके स्क्रीन पर हैं, इन चारों विकल्प में से 3 विकल्प जो है वह अवधी भाषा में है और एक जो है अवधी भाषा में नहीं है। तो कौन सी अवधी भाषा में नहीं? जो सी है कवितावली, वह अवधी भाषा में नहीं है। इसके अलावा पद्मावत, मधुमालती, हंस जवाहिर, ये सभी जो है अवधी भाषा में है। तो इस तरह से सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4। ब्रजबुलि नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है? ब्रजबुलि नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है? विकल्प है आपके पंजाबी, मराठी, गुजराती या पुरानी बांग्ला। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो इसके विकल्प है आपकी स्क्रीन पर है। राइट ऑप्शन क्या है? पुरानी बांग्ला। जो पुरानी बांग्ला भाषा है उसको हम ब्रजबुल नाम से भी जानते हैं, या ब्रजबुल को हम पुरानी बांग्ला के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से जो डी विकल्प है आपका सही उत्तर है। ब्रजबुल एक कृत्रिम साहित्यिक भाषा है जिसका उपयोग मुख्य रूप से कृष्ण की लीलाओं के वर्णन के लिए उत्तर भारत की पूर्वी प्रदेशों अर्थात मिथिला, बंगाल, असम और उड़ीसा के भक्त कवियों द्वारा किया जाता है और यह पुरानी बांग्ला से मिलती जुलती है। इस तरह से ये जो प्रश्न है कि ब्रजबुल नाम से कौन सी भाषा जानती है, तो राइट ऑप्शन जो है सही उत्तर क्या है? डी ऑप्शन, पुरानी बांग्ला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5। जो प्रश्न संख्या 5 है वह कह रहा है कि भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विभिन्न नाटकीय व्यापार हैं। उक्त कथन में किस पुष्प से संबंधित बात कही गई है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विभिन्न नाटकीय व्यापार हैं। उक्त कथन में किस पुष्प से संबंधित बात कही गई है? विकल्प है आपके कमल के पुष्प से, अशोक के पुष्प से, सेमर के पुष्प से या चंपा के पुष्प से। तो प्रिय विद्यार्थी, इसका सही उत्तर क्या है? राइट ऑप्शन है जो है वह है ए ऑप्शन, दैट इज कमल के पुष्प से। भारतीय साहित्य में कमल के फूल का खिलना और कमल के फूल का मुरझाना, खिलने से प्राय है प्रवेश से और मुरझाने से प्राय है निर्गम से। तो कमल के फूल का खिलना और मुरझाना जीवन के विभिन्न चरणों जैसे कि जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म को दर्शाते हैं। इस तरह से यहाँ पे जो ए ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 6। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। विकल्प है आपके पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है,
पहाड़ी हिंदी है या राजस्थानी हिंदी है। तो हिंदी भाषा की जो बोलियों का वर्गीकरण हुआ है, क्लासिफिकेशन हुआ है, उस आधार पर जो छत्तीसगढ़ी बोली है वह किस कैटेगरी में जाता है, पूर्वी हिंदी के, पश्चिमी हिंदी के, पहाड़ी हिंदी के या राजस्थानी हिंदी के। तो राइट ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन, दैट इज पूर्वी हिंदी। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी जो है बोली जो है वह पूर्वी हिंदी की उपबोली है। और पूर्वी हिंदी की जो बोलियां हैं उसमें अवधी आता है, बघेली आता है, छत्तीसगढ़ी आता है। छत्तीसगढ़ी भाषा भारतीय आर्य भाषाओं की मध्यवर्ती शाखा अर्धमागधी से विकसित हुई है और यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इस तरह से ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7। सीता जंगल की सूखी लकड़ी बीनती है और जलाकर अंजोर करती है और जुड़वा बच्चों का मुंह देखती है। यह पंक्ति कहां से उद्धृत किया गया है? फिर से पढ़िए। सीता जंगल की सूखी लकड़ी बीनती है, जलाकर अंजोर करती है और जुड़वा बच्चों का मुंह देखती है। यह पंक्ति उद्धृत है कहां से? प्रिया नीलकंठी से, अशोक के फूल से, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है से या कवि कर्तव्य से। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो यह पंक्ति है कि सीता जंगल की सूखी लकड़ी बीनती है, जलाकर अंजोर करती है, जुड़वा बच्चों का मुंह देखती है, यह पंक्ति जो है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है से उद्धृत है। इस तरह से सी विकल्प जो है आपका वो सही उत्तर है। यह पंक्ति विद्यानिवास मिश्र के निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है से उद्धृत है, जो लोक जीवन और माता पिता की संतान के प्रति चिंता को दर्शाता है। प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8। 9 दिन चले 2.5 कोस, इस कहावत का क्या अर्थ है? ऑप्शन से आपके बहुत धीमी गति से काम करना, बहुत धीमी गति से चलना, अधिक समय में कम काम करना या हरामखोरी करना। तो 9 दिन चले 2.5 कोस, अगर आप कहावत देखिए उस कहावत से स्पष्ट है कि इसका अर्थ क्या होता है, बहुत धीमी गति से काम करना। 9 दिन चले 2.5 कोस एक मुहावरा है जिसका अर्थ है धीमी गति से काम करना या आलसी होना। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9। तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा है अवधी, कन्नौजी, ब्रज या कौरवी? अर्थात जो तुलसी जी के द्वारा जो रचित विनय पत्रिका है वो किस भाषा में रचित है? राइट ऑप्शन, सही उत्तर क्या इसका है? सी ऑप्शन, दैट इज ब्रज। विनय पत्रिका तुलसीदास रचित एक ग्रंथ है, यह ब्रज भाषा में रचित है। विनय पत्रिका में विनय के पद हैं। विनय पत्रिका का एक नाम राम विनयावली भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न है, प्रिया नीलकंठी निबंध के लेखक हैं। विकल्प है आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जो निबंध है प्रिया नीलकंठी, इसके लेखक कौन है? राइट ऑप्शन है आपका कुबेरनाथ राय। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, कुबेरनाथ राय। प्रिया नीलकंठी निबंध संग्रह के लेखक कुबेरनाथ राय जी हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, क्वेश्चन नंबर 11। प्रश्न है, हिंदी का संबंध किससे है? ऑप्शन से आपके शौरसेनी अपभ्रंश से, पश्चिमी प्राकृत से, अपभ्रंश से या प्राकृत से। तो हिंदी का संबंध जो चारों विकल्प दिए गए हैं इन विकल्प में से किससे है? राइट ऑप्शन जो है आपका वो है ए ऑप्शन, दैट इज शौरसेनी अपभ्रंश। हिंदी भाषा का संबंध शौरसेनी अपभ्रंश से है। शौरसेनी प्राकृत मध्यकाल में उत्तरी भारत की एक प्रमुख भाषा थी। इसका इस्तेमाल नाटकों में भी होता था। शौरसेनी से ही पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती जैसे आधुनिक भाषाएं विकसित हुई है। तो इस तरह से ए विकल्प जो आपका शौरसेनी अपभ्रंश, दैट इज द राइट ऑप्शन, सही उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, क्वेश्चन नंबर 12। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? और कहानी के नाम विकल्प जो है वो आपके स्क्रीन पर है। ए पूस की रात, बी उसने कहा था, सी पाजेब या डी अमृतसर आ गया। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? पूस की रात का, उसने कहा था का, पाजेब का या अमृतसर आ गया का? तो राइट ऑप्शन जो है, सही उत्तर जो है वो है उसने कहा था का। बी ऑप्शन जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। लहना सिंह जो है उसने कहा था कहानी का पात्र है। लहना सिंह एक वीर सिपाही है और वह उसने कहा था कहानी का प्रमुख पात्र तथा नायक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। खालिक बारी किसकी रचना है? ऑप्शन से खालिक खलक की, अमीर खुसरो की, रहीम की या अकबर की? तो खालिक बारी जो है वह किसकी रचना है? सही उत्तर इसका है अमीर खुसरो। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, अमीर खुसरो। खालिक बारी को अमीर खुसरो की रचना के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, क्वेश्चन नंबर 14।
मनोहर शब्द में कौन सी संधि है? आपके ऑप्शन है स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या इनमें से कोई नहीं। तो मनोहर शब्द में कौन सी संधि है, इसको जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसका संधि विच्छेद करना चाहिए। संधि विच्छेद करने के बाद हम जान जाएंगे कौन सी संधि है। तो कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। यदि मनोहर का हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो वह होगा मनोहर हरा। तो इस तरह से मनोहर शब्द में जो है विसर्ग संधि लागू होती है, मनोहर, मनहधर हर। तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, मनोहर। विसर्ग संधि जो है मनोहर में विसर्ग संधि है। प्रश्न संख्या 15, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? आपके ऑप्शंस है सौरसेनी अपभ्रंश से, मगधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी या महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से। तो मैथिली जो भाषा है इसका विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? राइट ऑप्शन जो है आपका वो है मगधी अपभ्रंश। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन, मगधी अपभ्रंश। मैथिली भाषा का विकास मगधी अपभ्रंश से माना जाता है, जो कि बिहारी भाषा समूह की एक ब्रांच है या शाखा है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? ऑप्शन है, विकल्प है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिव सिंह सेंगर, राहुल सांकृत्यायन। तो साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसके द्वारा कहा गया है? राइट ऑप्शन है, सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, दैट इज आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में अपभ्रंश भाषा को पुरानी हिंदी के रूप में उल्लेखित किया है। प्रश्न संख्या 17 को क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? ऑप्शन है आपके अवधी, खड़ी बोली, ब्रज या मैथिली। ये जो चार विकल्प दिए गए, चार विकल्प में से तीन बोलियां जो उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, एक बोली जो उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है, कौन सी बोली है? राइट ऑप्शन सही उत्तर है डी मैथिली। अवधी, खड़ी बोली और ब्रज उत्तर प्रदेश की बोलियां हैं। अवधी उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में बोली जाती है, खड़ी बोली उत्तर प्रदेश के पश्चिम भाग में बोली जाती है और ब्रज उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में बोली जाती है। लेकिन जो मैथिली भाषा है यह एक बिहार की प्रमुख भाषा है जो उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, क्वेश्चन नंबर 18, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? विकल्प है आपके बांसवाड़ा, आरा, भोजपुर, बनारस या मगध। तो किस क्षेत्र की बोली को काशिका के नाम से हम सभी जानते हैं? राइट ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन, दैट इज बनारस। बनारस की बोली को काशिका कहा गया है। बनारस की बोली को काशिका कहा गया है। भाषाई परिवार के अनुसार काशिका एक भारतीय आर्य भाषा है जो कि वाराणसी और उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। प्रश्न संख्या 19, क्वेश्चन नंबर 19, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? विकल्प है 1893 ईस्वी में, 1902 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में या 1917 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर राइट ऑप्शन क्या है? दैट इज द ए ऑप्शन 1893 ईस्वी। सन 1893 ईस्वी में वाराणसी में काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई जिसने हिंदी भाषा के विकास के लिए काम किया। तो इस तरह ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन 1893 ईस्वी। प्रश्न संख्या 20, क्वेश्चन नंबर 20, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई? इसका जो सही ऑप्शन, इसके जो ऑप्शंस है वो है भारतेंदु युग में, द्विवेदी युग में, छायावाद युग में या छायावादोत्तर युग में। तो प्रिय विद्यार्थी इसका जो सही उत्तर है राइट ऑप्शन क्या है? नागरी प्रचारणी सभा की जो स्थापना हुई थी वो किस युग में हुई थी? वह भारतेंदु युग में हुई थी। तो इस तरह से ए ऑप्शन जो है आपका वो दैट इज द राइट ऑप्शन, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना भारतेंदु युग के बाद 16 जुलाई 1893 को काशी में हुई थी। इस तरह से ए विकल्प जो है आपका वो सही उत्तर है। चलिए, इस तरह से आप सभी लोगों ने आज की इस क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत 20 अत्यंत महत्वपूर्ण सामान्य हिंदी के प्रश्नों के बारे में अभ्यास किया, चर्चा किया। ये प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, चाहे आपका वो एक दिवसीय शिक्षक परीक्षा हो, टेट हो, सी टेट हो, कोई सिविल परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं की दृष्टि से सभी अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो पर लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, उस वीडियो पे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। साथ साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जहां पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में बेल का आइकन है, उसको प्रेस करने में कुछ ऑप्शन आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोज आएंगी उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। हम सभी जल्दी मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ,
अगले वीडियोज में हम सभी लोग सामान्य हिंदी के कुछ नए प्रश्नों को लेकर के आएंगे, उस पर चर्चा करेंगे जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का